हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर, एंड हम पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अभी तक हमने ओवरऑल 2 लेक्चर्स कवर कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस। ये जो थर्ड लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस, एंड इस रिलेशंस को मेजरली हम स्टडी करेंगे जो 4 मेजर वॉर्स या फाइट्स हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसके कंटेक्स्ट में। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉक्सी वॉर ऑफ 1947। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉक्सी वॉर आखिरकार होता क्या है। बेसिकली प्रॉक्सी वॉर एक इस तरह की वॉर है जिसके अंदर 2 कंट्रीज आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, लेकिन एक थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रही है ताकि दोनों कंट्री की ताकि उनमें लड़ाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, एंड ये दोनों मिलकर कंट्री सी या तो ग्रुप सी को इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो एक दूसरे के कंट्री में दिक्कत कॉज करे। अगर हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़े, सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड कश्मीर, कि अगर पाकिस्तान कंट्री ए है, इंडिया कंट्री बी है एंड कश्मीर कंट्री सी है, तो बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कश्मीर को ताकि वो चाहे तो इंडिया का पार्ट बनने के लिए मना कर दे या तो पाकिस्तान का पार्ट बनने के लिए मना कर दे। कंट्री ए एंड बी सी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो दूसरे कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करे। सबसे पहले जब इंडिया आजाद होता है 1947 में, उसके हार्डली 1 या 2 महीने में ही, बेसिकली अक्टूबर 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये एक छोटी सी लड़ाई होती है जिसको प्रॉक्सी वॉर ऑफ 1947 कहते हैं, तो फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान बेसिकली करता क्या है कि वो कुछ ट्राइबल्स को कश्मीर के रीजन में इन्फिल्ट्रेट कर देता है। यानी कुछ पाकिस्तानी ट्राइबल बनके कश्मीर के एरिया में आ जाते हैं एंड वहां के राजा पे प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि वो इंडिया का पार्ट ना बनकर पाकिस्तान का पार्ट बने। बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि जब इंडिया आजाद होता है तो कश्मीर वो प्रिंसली स्टेट था जो कह देता है कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का पार्ट नहीं बनना चाहता है। यानी अगस्त 1947 में कश्मीर इंडिया या पाकिस्तान दोनों का फॉर्मली पार्ट नहीं बना था। जो ट्राइबल पीपल आए थे पाकिस्तान से, वो वहां की पॉपुलेशन पे, वहां के राजा पे प्रेशर बना रहे थे कि वो ऑफिशियली पाकिस्तान के पार्ट बनने के लिए अग्री कर जाए। महाराजा हरि सिंह उस पॉइंट पे करते क्या है कि वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं, एंड उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं दैट अंटिल अनलेस यू डू नॉट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ अस, यू डू नॉट मर्ज विथ इंडिया, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अंडर प्रेशर राजा वो इंडिया के पार्ट बन जाते हैं एंड इन रिटर्न इंडियन आर्मी वहां पे चली जाती है उन इन्फिल्ट्रेटर्स को वहां से भगाने के लिए। अब ये जो वॉर चल रही होती है इसमें टिपिकली, क्योंकि अब राजा ने जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना दिया है, तो अब इंडिया अपने टेरिटरी के लिए लड़ाई कर रहा है, इंडिया इसको खुद से हैंडल कर सकता था। बट उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस वॉर को, इस इशू को ले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के पास, एंड एक बार यूनाइटेड नेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो बात इंडिया के फेवर से चली जाती है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस उस टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास करता है, दैट रेजोल्यूशन वाज कॉल्ड रेजोल्यूशन 47, एंड उसके तहत वो 2 चीजें बोलता है। सबसे पहले कि जिस हद तक अब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में घुस चुके हैं तो उस हिसाब से हम पाकिस्तान कश्मीर का डिवीजन कर देते हैं। 1/3 ऑफ द कश्मीर वेंट टू पाकिस्तान एट दिस टाइम, एंड जो रिमेनिंग 2/3 था वो इंडिया के पास रह जाता है। ये जो आप अपने मैप के ऊपर देख सकते हैं ब्लू वाला रीजन, दैट ब्लू रीजन इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर आप इंडिया का मैप चेक करते हैं तो ये जो आपको ये वाला सेक्शन एक दिखता है, ये अब टिपिकली इंडिया का पार्ट नहीं है। रीजन बीइंग, ये जो फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये जो ब्लू वाला पूरा शेडेड रीजन है, ये रीजन यूएन ने पाकिस्तान को ऑफिशियली अलॉट कर दिया आफ्टर दी फर्स्ट कश्मीर वॉर, एंड इंडिया इस ब्लू रीजन को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से बुलाती है, एंड पाकिस्तान इस रीजन को पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर के नाम से बुलाती है। एंड नेक्स्ट यूएन कहता है कि यहाँ पे एक प्लेबिसाइड कंडक्ट कराया जाए। प्लेबिसाइड का मतलब कि एक डायरेक्ट वोटिंग कंडक्ट कराया जाए जिसमें सिटीजन से एग्जैक्टली पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, डू दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या तो वो इंडिया का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं, या वो कोई और ओपिनियन रखते हैं रिगार्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ कश्मीर। खैर ये प्लेबिसाइड कभी कंडक्ट नहीं कराया जाता है एंड कश्मीर आगे फिर इंडिया का पार्ट ही रहता है। वी विल रीड फर्दर अबाउट द आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है हमारे आने वाले चैप्टर
चैप्टर्स में, एंड रिसेंटली 2019 में उस आर्टिकल को भी स्क्रैप कर दिया गया। सो फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर का भी क्या हाल है, वी विल डिस्कस इट फर्दर इन द अपकमिंग चैप्टर्स। फॉर नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में होता है, एंड ये अक्टूबर 1947 में होता है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस उस हद तक खराब नहीं होते हैं कि वो पार्टीशन के जो एट्रोसिटीज थे उसको इग्नोर कर दे। वो हेल्प करती है एक दूसरी कंट्री को, जो उस टाइम पे माइग्रेशन हो रही थी, हिंदूज पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, पाकिस्तान यहाँ मुस्लिम्स यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे। सो ये जो एक डिस्प्लेसमेंट थी उसको आगे गवर्नमेंट अच्छे से फैसिलिटेट कराता है ताकि रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स आगे ना फेस करने को, दोनों कंट्री को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। फिर 1947 के बाद इंडिया की 1965 में पाकिस्तान से एक सेकेंड वॉर होती है। बट उसके पहले 1960 के अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में एक बहुत ही कॉमन बोन ऑफ कंटेंशन था कि ये जो इंडस वाटर है उसके इंडस रिवर है उसकी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करी जाए। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया जाता है बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान, एंड इसके तहत ये डिसाइड हो जाता है कि जो इंडस रिवर है अगर उसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, तो जो नीचे की 3 रिवर्स है रावी, ब्यास एंड सतलुज, इसका जो 20% वाटर है वो इंडिया यूटिलाइज करेगी, एंड जो रिमेनिंग 80% वाटर है मेजरली झेलम एंड चेनाब का वो यूज करेगी पाकिस्तान। And this Indus Water Treaty was brokered by the World Bank, यानी वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो इंडस वाटर ट्रेटी है दोनों कंट्रीज ने आपस में साइन करी। सो इंडस वाटर ट्रेटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड इसी तरह 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज राइट हियर ऑन द स्क्रीन, जिसमें आपसे पूछा गया था कि इंडस वाटर ट्रेटी जो 1960 था उसको किन 2 कंट्रीज ने साइन किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंडिया एंड पाकिस्तान। And now we will be studying about the second important war between India and Pakistan, जो कि था Indo-Pak War of 1965। सो 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें आर्म्ड कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इनिशियली जनवरी में ही जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो इंडिया में रन ऑफ कच्छ में इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। रन ऑफ कच्छ गुजरात रीजन में है एंड वो पाकिस्तान से बॉर्डर करता है, यू कैन सी इट हियर ऑन द मैप ऑल्सो। सो रन ऑफ कच्छ में पहले जनवरी में इन्फिल्ट्रेशन होती है, एंड उसके बाद अप्रैल के मंथ में प्रॉपरली यहाँ पे जो आर्मी मैन थे ऑफ पाकिस्तान वो रन ऑफ कच्छ में ऑलमोस्ट 6 to 8 माइल्स इंडियन टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, एंड वहां पे फिर पंगे होते हैं। सो ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, एंड ये ऑलमोस्ट अप्रैल के मंथ में हुआ था। इसकी इंटरवेंशन बेसिकली यहाँ पे यूके इंटरवीन करता है, एंड एक कच्छ एग्रीमेंट साइन होता है, या तो कच्छ ट्रेटी साइन होता है आप ये कह लीजिए, जिसके थ्रू ये जो भी इशू था उस टाइम पे उसको सॉर्ट कर दिया जाता है। बट उसके ही कुछ दिन बाद पाकिस्तान अपना सेकेंड ऑपरेशन स्टार्ट करता है विच वॉज ऑपरेशन जिब्राल्टर। सो अगस्त 1965 में पाकिस्तान क्या करता है कि वो इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर कुछ आर्म्ड पर्सनल को भेज देता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड उसका प्लान क्या था कि पाकिस्तान वांटेड टू स्टार्ट या इनिशिएट इंसर्जेंसी इन इंडिया। लोकल पॉपुलेशन इन इन्फिल्ट्रेटर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली थक हार के पाकिस्तान अपना थर्ड ऑपरेशन कंडक्ट करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, एंड ये स्टार्ट होता है हमारा बिल्कुल सितंबर के बिगनिंग में। सो जनरल अयूब खान पाकिस्तान के एयरफोर्स को एडवाइस कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ इंडिया पे अटैक स्टार्ट कर दो। सो इन रिटर्न जो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी इस वॉर में इंडिया को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। वो भी इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि यस स्टार्ट रिटेलिएशन। तो जम्मू एंड कश्मीर पर जो अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी उस पे थोड़ा सा टेंशन कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो राजस्थान एंड पंजाब वाले रीजन पे भी अटैक स्टार्ट करा देते हैं, जो वो बॉर्डर वाला रीजन है वहां से अटैक स्टार्ट करा देते हैं। अल्टीमेटली इंडिया इस टाइम पे बहुत अच्छे से एडवांस कर पाती है, एंड द इंडियन ट्रूप्स वर एबल टू रीच लाहौर, सियालकोट, इस रीजन तक वो पहुंच जाते हैं। इस वॉर को एंड करने के लिए यूएन को अगेन बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है एंड उसके थ्रू एक सीज फायर डिक्लेयर होती है, एंड ये वॉर वहां पे रुक जाती है। उसके बाद से आगे जाकर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान, वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करते हैं ऑन 10 जनवरी 1966,
एंड फाइनली पीस वॉज रिस्टोर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो ताशकेंत एग्रीमेंट था इट वॉज ब्रोकर्ड बाय सोवियत यूनियन, एंड सोवियत यूनियन के उस टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे ही वॉज एलेक्सी कोसिजिन, एंड ताशकेंत इज द प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। सो फाइनली ताशकेंत एग्रीमेंट के थ्रू ये जो वॉर था इसका एक रेजोल्यूशन निकला था, एक सोल्यूशन निकला था, एंड चीजें नॉर्मल सिचुएशन पर आई थी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। सो जो 1971 का इंडो पाक वॉर है उसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, क्योंकि इस वॉर के खत्म होने पे ही बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री उभर कर सामने आता है। अदरवाइज वी नो कि पार्टीशन के बाद दो पाकिस्तान होते थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ये जो वॉर होती है उसके बाद से जो ईस्ट पाकिस्तान होती है दैट बिकेम अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री जिसको हम प्रेजेंटली बांग्लादेश के नाम पे जानते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि 1970 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन, यानी जहां पर लोगों को डायरेक्ट वोटिंग राइट्स मिले थे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है वो जीतती है, एंड ईस्ट पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी होती है दैट इज अवामी लीग, वो वहां पर जीतकर आगे आती है। ऑलमोस्ट 167 सीट्स आउट ऑफ 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में ये हमारी अवामी लीग जीत जाती है। अब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग के जीतने का क्या कारण था, क्योंकि जो यहाँ के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें बहुत ही रेलेवेंट डिमांड्स रेज करे थे जो वहाँ के जो जनता है जिससे वो रिलेट कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है भले वो मुस्लिम भी है तो भी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान में अगर लोग उर्दू बोलते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान में वहाँ पे लोग बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे। सो जो वहाँ के बंगाली लोग थे दे ऑलवेज कि उनके जो कल्चर है उसको सप्रेस करा जा रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजंस की तरह ट्रीट करा जा रहा है उन्हीं के कंट्री में। इसलिए उन्होंने ये जो वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट अपने वोट को कास्ट करा। ये जो वर्डिक्ट था इलेक्शन का ये वेस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था, एंड नीदर दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन। फेडरेशन क्या, बेसिकली एक सेल्फ गवर्निंग रीजन या सेल्फ गवर्निंग स्टेट बनना चाहता था उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान। सो वेस्ट पाकिस्तान उसको ये ऑटोनॉमी भी देने को रेडी नहीं था, जिस करके अल्टीमेटली बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान डिसाइड करती है दैट नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। हम ये जो सेकंड क्लास ट्रीटमेंट है उसको नहीं अब आगे एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो वहां पे मुक्ति बहिनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एंड इसके अंदर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, नॉर्मल सिटीजंस सारे ही इसके मेंबर बनते हैं। इनका एक पर्पस था टू लिबरेट बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड क्रिएट अनदर कंट्री जिसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। अब ये जो सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में, इसके अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंट्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के बीच में है इंडिया, तो उस टाइम पे जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सारी एट्रोसिटीज चल रही थी वहां पे वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चाइना वाले रास्ते से घूम के आ रही थी, इंडिया वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर रही थी। सो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनसे बचने के लिए क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू सीक अ रेफ्यूज इन इंडिया। वो इंडिया में आकर छुप रहे थे, बच रहे थे जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। सो आफ्टर वन पॉइंट इंदिरा गांधी रियलाइज्ड कि इंस्टेड कि हम हर एक बांग्लादेशी को, हर एक ईस्ट पाकिस्तानी को इंडिया के अंदर शेल्टर दे, इट वुड बी बेटर कि हम यहां पर ईस्ट पाकिस्तान की सपोर्ट करें एंड वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर रेज करते। सो इन अप्रैल शी गेव द ऑर्डर टू आर्मी कि हाँ हमें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाकर हेल्प करना है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर रेज करनी है। बट उस टाइम पे आर्मी के हेड मना कर देते हैं दैट द टाइम इज नॉट फेवरेबल, अगर हम इस टाइम पर जाएंगे सो हमें डिफीट का सामना करना पड़ सकता है। सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम कि जब वो इस वॉर का पार्ट बन सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान भी इंडिया पे बहुत सारे आरोप लगाता है कि जो इंडिया है वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है एंड ऑल दैट। एंड पाकिस्तान के इन सारी चीजों को फेवर कौन कर रहा था उस टाइम पे, चाइना एंड यूएसए। रादर ऐसे भी इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जो उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, जो उनके एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर, वो भी सीक्रेटली विजिट करते हैं चाइना को वाया पाकिस्तान इन 1971। अब इंडिया इस टाइम पर देखता है कि चाइना एंड यूएस दोनों पाकिस्तान की तरफ फ्रेंडली हो रहे हैं। सो दो इंडिया उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा था, बट इंडिया न्यू कि अगर
पाकिस्तान को इतने स्ट्रॉन्ग नेशन से बैकिंग अप मिल रही है, सो इंडिया भी उस टाइम पे बहुत स्मार्टली क्या करता है, वो यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन कर लेता है। एंड ऑफ कोर्स इस चीज से यूएसए को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बट अगर यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था सो इट वाज वेरी नेसेसरी कि इंडिया भी कोई ऐसा स्टेप ले जिससे उसको भी एक अच्छा बैकअप मिल जाए, एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए। सो इस ट्रेटी के तहत ये चीज क्लियर हो गया था कि अगर इंडिया पे अब अगर कोई अटैक करने वाला है, सो यूएसएसआर इज गोइंग टू सपोर्ट इंडिया एंड हेल्प इंडिया इन दैट वॉर। सो इसलिए चाइना एंड यूएसए अब इतने ओपनली आकर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते थे इस 1971 वाले वॉर में। सो बेसिकली हमें यह देखने को मिलता है कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के मैटर में अब बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुके हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट चाइना, यूएसए एंड इवन यूएसएसआर एज वेल। सो अब जो एक्चुअल वॉर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बहुत लंबे समय तक इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएटेड रहती है। ऑलमोस्ट मार्च से लेकर दिसंबर तक ये कंडीशंस रहते हैं एंड फाइनली दिसंबर में पाकिस्तान अपना ऑपरेशन चंगेज खान इनिशिएट कर देता है, जिसके तहत वो इंडिया पे अटैक करता है। ऑन 3 दिसंबर वो इंडिया के 8 एयरफोर्स स्टेशंस पे अटैक कर देता है एंड यहां से ऑफिशियली जो इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो रेडियो पे नेशन को एड्रेस करती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियली एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड वहीं से उसी रात से ही रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाती है। जो पाकिस्तान का एयरफोर्स था वो पंजाब एंड राजस्थान के रीजन पे अटैक कर रहा था एंड आर्मी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन पे अटैक कर रही थी। सो इंडिया ने भी अपने तीनों फोर्सेस को यूज करा, एयरफोर्स, नेवी एंड द आर्मी, एंड उन्होंने भी अपनी ये जो जंग थी वो शुरू कर दी। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही साइड इंडिया ने अपना ये वॉर स्टार्ट करा। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई चली रही है, वेस्ट साइड हमारा जो बॉर्डर है, ईस्ट पाकिस्तान पे इंडिया जाती है टू लिबरेट द ईस्ट पाकिस्तान एंड जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी वो वेलकम करती है, रादर सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी का। एंड ये जो वॉर है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है, हार्डली 13 डेज, फ्रॉम 3 दिसंबर टिल 16 दिसंबर 1971 ये वॉर चलती है। एंड ऑन 16 दिसंबर फाइनली जो ईस्टर्न कमांड था पाकिस्तान के आर्मी का, उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, जो इनको समझ में आ गया था कि वो ये वॉर नहीं जीत सकते हैं। So with the surrendering of the पाकिस्तानी आर्मी एक सीज फायर डिक्लेयर होता है एंड बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरह एक्सेप्ट करी जाती है, बन जाती है एंड पाकिस्तान से उसके जो टाइज है वो खत्म हो जाते हैं। अब ये जो वॉर है ये बहुत ही फेमस वॉर है, इसके ऊपर बहुत सारी इंडियन मूवीज भी बन रखी है। आई होप आप सभी ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, या तो अभी रिसेंटली एक और मूवी आई थी सैम बहादुर। सो ये जो मूवी है ये इन्हीं वॉर के ऊपर बेस्ड है। सो ये जो वॉर थी इस दौरान इंडिया ने कुछ रीजन्स जो पाकिस्तान के हैं उसको कैप्चर कर लिया था एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी रीजन्स थे जहां पे पाकिस्तान ने इंडिया में एडवांसेस कर लिए थे एंड उस रीजन को वापस पाने के लिए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर दिसंबर 1971 दोनों कंट्री के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई चलती ही रह रही थी, जिसके वजह से पीस नहीं आ पा रहा था। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि ऑन 3 जुलाई 1972 इंडिया एंड पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट साइन करता है, जो कि इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में साइन करी जाती है एंड इससे जो पीस था वो रिटर्न हो जाता है। दोनों कंट्रीज डिसाइड कर लेती है कि अब जो हमने जितनी टेरिटरीज अब ऑक्यूपाई कर ली है, जहां पे हम प्रेजेंटली है, वो हमारा जो है वो बॉर्डर बन जाएगा। सो इस टाइम पे 1972 के वॉर पे हमारा एलओसी क्रिएट होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये एक भली एक एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बट ये एक डी फैक्टो बॉर्डर है जिसको पाकिस्तान एंड इंडिया एक्सेप्ट करती है इन द शिमला एग्रीमेंट कि अब जितने रीजन पे हम हैं, हमारा कंट्रोल है, वो फिलहाल हमारे लिए अब बॉर्डर मान लो, हम इसके आगे नहीं आएंगे और तुम इसके आगे मत आना। इस वॉर में क्योंकि पाकिस्तान ने सरेंडर करा था, ऑलमोस्ट 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा था, तो ये इंडिया के माइट को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। इंदिरा गांधी के इस टाइम पे बहुत ज्यादा जय जयकार होती है। 1971 के लोकसभा इलेक्शंस तो हो चुके होते, लेकिन उसके बाद से जितने भी स्टेट वाले इलेक्शंस होते हैं उन सब में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी जीतती है एंड हर पर्सनैलिटी बिकेम इवन मोर पॉपुलर, उनको और ज्यादा पहले से वोट्स मिलते हैं।
सो आई होप 1971 की जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर थी उसके बारे में अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे सीयूईटी एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। द क्वेश्चन इज हेनरी किसिंजर हु विजिटेड चाइना वाया पाकिस्तान इन 1971 वाज द एडवाइजर टू विच यूएस प्रेसिडेंट। हमने वो पढ़ा है कि आंसर है रिचर्ड निक्सन। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप बिना सोचे आसानी से मार्क कर सकते हैं।